हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइडियाज। आज हम लोग 7 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं दो टॉपिक इसमें। फर्स्ट इज इंडियाज ई वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया का ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है और किस तरीके से हम ई वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकंड टॉपिक इज इंडिया फिलीपींस रिलेशन अपडेट्स। इंडिया और फिलीपींस के जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इंडिया फिलीपींस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट कुछ क्लोज डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं जिनको लेके ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है और ये हमें अच्छे से देखना चाहिए। उसके अलावा जो लास्ट डीसीए में मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसके मॉडल आंसर्स भी आपको आज मिलेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको आज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स के पहले जो भी नया कीवर्ड्स अगर आप सीखते हो, कीवर्ड सीखते हो, वोकैबलरी सीखते हो, वो सब कुछ कीवर्ड्स, वोकैबलरी, एवरीथिंग यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो टॉपिक नंबर 1, इंडियाज ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे? विद इंडियाज एक्सेलरेटिंग इट्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, द डिमांड फॉर लिथियम बैटरी इज एक्सपेक्टेड टू राइज। लिथियम बैटरी का जो डिमांड है वो एक्सपेक्टेड टू राइज है, वो राइज करने के लिए एक्सपेक्टेड है। वाइल दिस इज क्रूशियल फॉर decarbonization and achieving net zero goals for 2070, it also raises serious concern about the lack of robust battery recycling and waste management framework। देखो, सब कुछ जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चलने वाली। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आप गुवाहाटी में भी ग्रीन कलर की बसेस देखोगे, वो ग्रीन बसेस क्या हैं? इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ईवी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसेस हैं। वो चार्ज होती हैं, उनमें बैटरीज होती हैं। बैटरीज प्राइमरली किसका बनता है? लिथियम का बनता है। तो लिथियम का बैटरी है और अगर हम ईवी बसेस का यूज करते हैं उनसे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलता है। तो इससे हमारा नेट जीरो टू टारगेट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम क्लाइमेट में जितना छोड़े एज अ कंट्री, उतना हमारा एटमॉस्फेयर जो है, हमारे पेड़ पौधे जो है एब्जॉर्ब भी कर ले। 2070 तक जो हमारा बनने का गोल है डीकार्बनाइजेशन का, वो तो अचीव हो जाएगा। बट अगर इतनी लिथियम बैटरीज बनती रहेंगी तो वो बैटरीज खराब होंगी। उनको कैसे रिसाइकिल कैसे करना है, उनसे वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास एक रोबस्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो फिलहाल हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। India's commitment to decarbonization and its ambitious net zero goal by 2070 have accelerated the adoption of electric vehicles and renewable energy technology। तो हमने बहुत तेज क्या किया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जो है वो स्टार्ट किया है। As a result, the demand for lithium batteries is projected to rise dramatically from 4 gigawatt to in 2023 to early 139 gigawatt by 2035। तो इसके वजह से हमारा जो लिथियम बैटरी का डिमांड है वो 4 गीगावाट आवर से बढ़ के 139 गीगावाट आवर हो जाएगा। विद इन ए रोबस्ट रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क द नेशन रिस्क अंडरमाइनिंग इट्स ग्रीन एम्बिशन। तो हमारा ग्रीन एम्बिशन क्या होगा? इससे अंडरमाइन होगा। इमर्जिंग बैटरी वेस्ट क्राइसिस, लिथियम बैटरीज अलोन मेड अप ऑफ 7 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ इंडियाज 1.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट। तो लिथियम बैटरी अकेला 7 लाख मैट्रिक टन ऑफ इंडियाज 1.6 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट, जितना ई वेस्ट इंडिया का प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल इंडिया का वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है ई वेस्ट, वो 16 मिलियन मतलब 16 लाख टन है। उसमें 7 लाख टन क्या है? आपका सीधे सीधे लिथियम बैटरीज अलोन है, मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। और ये 2 मिलियन टन से भी ज्यादा प्रोजेक्ट किया गया है 2030 तक। अभी 2022 तक ही इतना ज्यादा हो रहा है। लिथियम बैटरीज में आप सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मत पकड़िए, मोबाइल फोन्स है ना, लैपटॉप, सब में आपका लिथियम बैटरी यूज होता है आजकल। दीज बैटरीज इफ नॉट प्रॉपरली रिसाइकल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ पोज सीरियस रिस्क। ये टॉक्सिक केमिकल्स को लीच करते हैं। लीच मतलब ये नीचे रिश्ते रिश्ते रिसाव होते होते ये चला जाता है। अगर वो मिट्टी में है तो मिट्टी के अंदर चला जाता है। हेवी मेटल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल कैन कॉन्टामिनेट सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। अभी लिथियम बैटरी पड़ा हुआ है तो लिथियम धीरे धीरे रीच करते हुए ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। फायर हजार्ड्स, इम्प्रॉपरली स्टोर बैटरीज और फोन आर थर्मल रनअवे। कई बार आपने फोन को फटते हुए देखा हुआ, फोन ब्लास्ट कर गया। तो फोन ब्लास्ट क्यों करता है? क्योंकि फायर हजार्ड, क्योंकि बैटरीज जो है पावर हाउसेज है ना, थर्मल रन अवे हो जाता है उसमें। ठीक है। एयर पॉल्यूशन,
इनफॉर्मल रिसाइकलिंग, अगर रिसाइकिल किया जा रहा है, एसिड लीचिंग हो रहा है, तो इससे एयर पॉल्यूशन भी हो जाता है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ बैटरी वेस्ट एंड्स अप इन अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल सेक्टर वेयर वर्कर लैक प्रोटेक्टिव गियर। इसके बारे में तो हमने अभी डिस्कस किया था कि वर्कर्स के पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं होता, वो लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंक्लूडिंग सोलर फोटोवोल्टाइक डिस्कार्डेड एज वेस्ट विदाउट द इंटेंट ऑफ रीयूज, दोबारा रीयूज का इंटेंट नहीं होता है। एज वेल एज रिजेक्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रिपेयर प्रोसेस। तो ये ई वेस्ट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ई वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आप इस डेफिनेशन से एड्रेस कर सकते हो। इन्वायरमेंट में डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो। ब्रेक अप ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया। Status of e-waste. India has emerged as the world third largest generator of e-waste after China. चाइना और यूएस के बाद हम थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट के जनरेटर हैं और हमारा ई वेस्ट 3.8 मिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ये डेटा हमें पता होने चाहिए। इंडिया ई वेस्ट वॉल्यूम जो है वो पिछले कुछ सालों में 151% से बढ़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा ई वेस्ट हमारा बढ़ भी रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट, है ना, सब क्या बढ़ाते हैं? ई वेस्ट बढ़ाते हैं। ई वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाया गया था 2022 में। इट मैंडेट्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो बैटरी को प्रोड्यूस कर रहा है उसका अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आगे तक रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैटरी मैन्युफैक्चर। इट कवर्स कलेक्शन, रीसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ ऑल बैटरी टाइप। ये क्या किया जाएगा? ऑल बैटरी टाइप को कलेक्ट किया जाएगा, रिसाइकिल और रीयूज किया जाएगा, इंक्लूडिंग लिथियम आयन एंड लेड एसिड, जिसमें लिथियम आयन और लेड एसिड दोनों होंगे। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मैंडेट्स बैटरी प्रोड्यूसर्स टू इंश्योर सेफ कलेक्टिंग एंड रिसाइकलिंग, यूजुअली वाया ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स। ऑथराइज्ड रिसाइकलर से ही इनको सेफ कलेक्टिंग एंड रिसाइकलिंग करवानी है। इन रिटर्न रिसाइकलर्स प्रोवाइड ईपीआर सर्टिफिकेट दैट वैलिडेट द रिसाइकलिंग एफर्ट। इस इन रिटर्न रिसाइकल क्या होगा? ईपीआर सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करेंगे रिसाइकलिंग एफर्ट को वैलिडेट करने के लिए। अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज ईपीआर। ईपीआर फ्लोर प्राइस, मतलब प्राइस कितना होगा? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लोर प्राइस, मिनिमम अमाउंट प्रोड्यूसर्स नीड टू पे रिसाइकलर्स पर किलोग्राम ऑफ वेस्ट रिसाइकल्ड। रिसाइकलर्स को प्रोड्यूसर पर किलोग्राम ऑफ वेस्ट रिसाइकल कितना पैसा देंगे, उसको हम ईपीआर फ्लोर प्राइस बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट को। देखो, रॉ मटेरियल आप नेचर से ला रहे हो, रॉ मटेरियल से ला के डिजाइन किया जा रहा है, उससे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चर होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके बाद हम जैसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने के बाद उसको रिपेयर और रीयूज किया जाता है, वापस से उसको जब उसका टाइम खत्म हो गया, लाइफ साइकिल खत्म हो गया, तो कलेक्शन किया जाता है, वापस से उसका रिसाइकिल हो, और उसके बाद जो वेस्ट जाएगा उसको क्या बोलोगे? रेसिडुअल वेस्ट। और जो यूज का है वापस से इधर डिजाइन में चला जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का जो आप कीवर्ड्स हैं जो आप देख रहे हो, ये आप याद रखना और डायरेक्टली आप इसको एग्जाम में लिखिए। एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 5400 करोड़ अप्रूव्ड, 5400 करोड़ इसके लिए अप्रूव किया गया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए 5400 करोड़ अप्रूव फॉर 30 गीगावाट आवर ऑफ बीईएसएस। बीईएसएस मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम to stabilize the grid and store renewable energy. The Central Electricity Authority recommends co-locating BES with solar project to improve grid reliability. National Program on Advanced Chemistry Cell Battery Storage 18,000 crore production linked incentive scheme to boost domestic battery manufacturing. Domestic battery manufacturing के लिए 18,000 करोड़ दिया गया है. It focuses on lithium ion and alternative chemistries to reduce import dependence. Import dependence को reduce करने के लिए लिथियम आयन एंड अल्टरनेटिव केमिस्ट्रीज पे यहाँ पे डिपेंडेंसी दिखाई जा रही है। नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। अब ये पीएलआई के अंदर आता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अब ये डायरेक्टली अगर ई वेस्ट से क्वेश्चन आएगा तो ही ये स्कीम आपके लिए काम के रहेंगे, और ई वेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको जीएस पेपर 3 जब इन्वायरमेंट वाला टॉपिक होगा डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इट एम्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग बाय इंटीग्रेटिंग बैटरी प्रोडक्शन, usage and recycling data. It supports policy formulation and monitoring of EPR compliance. मेजर चैलेंज क्या होगा ई वेस्ट के मैनेजमेंट में? जो ईपीआर को मैंडेट किया गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका इन्फोर्समेंट अच्छे से नहीं है। लिमिटेड रिवर्स लॉजिस्टिक नहीं है, मतलब आप अमेजन से ऑर्डर तो कर लेते हो, बस वापस किसको भेजोगे? मोबाइल खराब होगा तो आप वापस किसी को भेज पाते हो क्या? नहीं।
ऑर्डर करना है नया तो अमेजन से कर लोगे, तो अमेजन से कर लोगे, ये लॉजिस्टिक्स है। लेकिन रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो है वो लिमिटेड है। ये सब कीवर्ड है ना। आप बोलते हो ना कि सर कीवर्ड्स कैसे ऐसे लिखें कि आप कम वर्ड्स में आंसर्स को कंप्लीट कर पाए, छोटा पॉइंट्स बना पाए। तो छोटे पॉइंट्स ऐसे बनते हैं, लिमिटेड रिवर्स लॉजिस्टिक्स फॉर कलेक्टिंग यूज्ड बैटरीज फॉर कंज्यूमर्स, insufficient recycling infrastructure especially outside urban areas, low consumer awareness about safe disposal practices, ठीक है, एन अनरियलिस्टिक ईपीआर फ्लोर प्राइस, द करंट ईपीआर फ्लोर प्राइस इज टू लो, वो कम है ना। इसको थोड़ा सा और इकोनॉमिकली वायबल बनाना पड़ेगा, सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, रिसाइकलर्स के लिए भी वायबल नहीं है। When recyclers are not adequately compensated, it opens the door of for informal operator who use false certificate or illegally dump toxic waste, repeating the failure seen in plastic waste management. Major challenges hindering affecting e-waste management in India. Economic stakes. Inefficient recycling does not just harm the environment, it has significant financial implication. इकोनॉमिक स्टेक क्या है, इनएफिशिएंट रिसाइकलिंग क्या होगा, वो सिर्फ इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता बट उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी रहता है। बाय 2030 इंडिया कुड लूज ओवर $1 बिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू अनरिकवर्ड बैटरी मटेरियल। सोचो, अनरिकवर्ड बैटरी मटेरियल्स के वजह से हम लोग $1 बिलियन को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस टू कंप्लायंस बाय लार्ज मैन्युफैक्चरर। इन अप्रैल 2025 major multinational companies like Daikin, Aichi and Samsung filed lawsuit against the Indian government opposing a new e-waste policy that mandates a minimum price for recyclers handling electronic appliance। एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए हैंडलर्स के लिए जो यहाँ पे मैंडेट किया जाए। ग्लोबल बेंचमार्क क्या है, इंटरनेशनल बेंचमार्क हाईलाइट इंडियाज प्राइसिंग गैप। यूकेज ईपीआर फ्लोर प्राइस जो है ईवी बैटरीज के लिए वो क्या है, 600 पर केजी है। प्रपोज्ड फ्लोर प्राइस क्या है इंडिया के लिए, लेस देन अ फोर्थ ऑफ दैट है। तो अब 600 पर केजी जो है ईवी बैटरीज का प्राइस है यूके के अंदर, तो हमारा जो प्राइस है वो इसका 1/4 से भी कम क्यों है, 150 पर केजी से भी कम क्यों है। इसको प्राइस गैप को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। इंडियाज प्राइसिंग रिमेन्स अनवायबल फॉर सस्टेनेबल ऑपरेशन। सस्टेनेबल ऑपरेशन के लिए अनवायबल है इवन आफ्टर एडजस्टिंग फॉर परचेजिंग पावर। अ ग्लोबली कंपेरेबल प्राइस दैट रिफ्लेक्ट रियल कॉस्ट इज एसेंशियल for building a robust battery recycling. Countries like South Korea and EU have implemented robust battery stewardship program that India can learn from. What is the policy recommendation? Aligning with Mission Life, introduced in COP26, will encourage sustainable consumption patterns and environmentally responsible recycling practices. तो policy recommendation ये है कि लाइफ जो है, मिशन लाइफ इंट्रोड्यूस इन COP26 will encourage sustainable consumption pattern and environmentally responsible recycling practices. Recalibrate the EPR floor price. EPR floor price को क्या किया जाएगा, recalibrate, है ना। A fair market aligned floor price that covered full recycling cost from collection to material recovery and adjust as the market matures, ठीक है। Strengthen enforcement, जो enforcement है उसका डिजिटाइज सर्टिफिकेट वगैरह, पेनाल्टीज को इन्फोर्स करना, ऑडिट्स को इम्पोज करना। इनफॉर्मल सेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, ट्रेन एंड सर्टिफाई इनफॉर्मल साइक्लर, एक्सपेंड रिसाइकलिंग कैपेसिटी व्हाइल मिनिमाइजिंग हैजार्डस प्रैक्टिसेस। व्हाट इज द कंक्लूजन? द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज ईवी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर नेसेसिटेट अ रॉबस्ट बैटरी रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। एक रॉबस्ट बैटरी रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क यहाँ पे हमें जरूरत रहेगा, ठीक है। आगे, रिविजिटिंग द EPR floor price, enforcing compliance and integrating the informal sector are vital step in this direction, ठीक है। Done right, battery waste can be transferred from a crisis into a catalyst for sustainable growth। तो अगर हम लोग बैटरी वेस्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, एक सस्टेनेबल ग्रोथ वाला काम बन जाएगा, ठीक। और इन्वायरमेंट के लिए भी फायदा होगा, और किसके लिए फायदा होगा, हमारे लिए फायदा होगा, इकोनॉमी के लिए भी फायदा होगा, ठीक है। चलिए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सेकंड टॉपिक? इंडिया फिलीपींस रिलेशन अपडेट्स। इंडिया फिलीपींस रिलेशन का अपडेट क्या है? फिलीपींस एक कंट्री है। फिलीपींस कंट्री कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में है। इंडिया का अगर आप मैप बनाओगे तो इंडिया का मैप बनाने के बाद, है ना, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज जो हैं
ठीक है, लो इंडिया यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया। इंडिया के बाद यहाँ पे म्यांमार आ जाता है। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, सारी कंट्रीज आते जाएंगी, और यहाँ पे जो कंट्री बनती है वो कौन सी कंट्री है? फिलीपींस है। तो इंडिया फिलीपींस रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट फर्डिनांड मैक्रोस जूनियर टू इंडिया, अभी जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है फर्डिनांड मैक्रोस जूनियर, वो अभी रिसेंटली इंडिया विजिट करके गए। बोथ नेशन साइंड अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिलीपींस से रिलेशन इंपॉर्टेंट अगर है तो क्यों है। तो पहले तो ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया आसियान कंट्रीज का पास्ट है। हम अपना एक्ट ईस्ट प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, तो एक्ट ईस्ट का हिस्सा है, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, यहाँ ऊपर में जो चाइना बैठा हुआ है, चाइना के नीचे साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी में बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिसपे चाइना फिलीपींस का डिस्प्यूट है ना। इनफैक्ट वो एक आइलैंड तो बहुत क्लोज है फिलीपींस के, और उस पर भी चाइना ने एक्वायर करके रखा हुआ है। हमने रिसेंटली 2024 में फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा है। ब्रह्मोस बेचने वाला, ये ब्रह्मोस हम लोग जिसको बेचे वो पहला कंट्री कौन बना? फिलीपींस। तो फिलीपींस धीरे धीरे हमारे स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, इस वजह से हम फिलीपींस के बारे में पढ़ रहे हैं। During the state visit of President Ferdinand Marcos Jr. to India in August, both nations signed a joint declaration on strategic partnership, expanding cooperation in defense, maritime and space technology. अब ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो कंट्री है क्या है? फिलीपींस। इंडिया एंड द फिलीपींस हैव एलिवेटेड देयर बायलैटरल टाइज टू a strategic partnership during President Ferdinand Marcos visit to India, focusing on defense, maritime cooperation and trade. अब यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया एंड द फिलीपींस आर फ्रेंड्स एंड चॉइस एंड पार्टनर्स बाय डेस्टिनी। फ्रॉम द इंडियन ओशन टू द पैसिफिक वी आर यूनाइटेड बाय शेयर्ड वैल्यूज। इंडियन ओशन से पैसिफिक तक हम लोग शेयर्ड वैल्यूज तक यूनाइटेड है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ बायलैटरल टाइज। डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, अमंग द अर्लीस्ट इन इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी। तो डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुआ 1949 में, ये क्या है? इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाई है जो फॉरेन पॉलिसी में हम लोगों ने स्टैब्लिश किया। ईयर 2024 मार्क्स 75 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद रिन्यूड फोकस ऑन हाई लेवल एक्सचेंज। अब यहाँ पे हाई लेवल एक्सचेंज की बातें हम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल डायलॉग, कैपेसिटी बिल्डिंग की बातें भी हम कर रहे हैं। 75 साल का रिलेशनशिप हमारा हो गया, आज़ादी के बाद ही हमने डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश कर लिए थे। लुक ईस्ट की बातें हमने करी ली, एक्ट ईस्ट की बातें हमने करी ली, ठीक है। रमाना इन द फिलीपींस नोन एज महारडिया लवना, तो ऐसे वहां के लैंग्वेज में ये वहां उसको बोला जाता है, स्टैंड एज द टेस्टामेंट टू एज ओल्ड कल्चरल कनेक्शन। फिलीपींस में भी देख रहे हो आप, यहाँ पे रामायण जैसा कृत्य निभाया जा रहा है। इंडिया फिलीपींस फ्रेंड बाय चॉइस, पार्टनरशिप बाय डेस्टिनी। डेस्टिनी जो है चाइना के डेस्टिनी, एक्ट ईस्ट के डेस्टिनी ने इनको पार्टनर बनाया है, और फ्रेंड बाय चॉइस, तो ये माई गवर्नमेंट जो है इंडिया की गवर्नमेंट वो ऐसा बोलती है। बायलैटरल कोऑपरेशन में मैंने बताया डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हमने ब्रह्मोस दिया उसको। ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी एंड सर्विस टू सर्विस डायलॉग इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, सर्विस टू सर्विस डायलॉग। मैरीटाइम कोऑपरेशन में हमारा ट्रैक 1 मैरीटाइम डायलॉग। ट्रैक 1 मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो बात कर रहे हैं। हाइड्रोग्राफिक ओशन से रिलेटेड डेटा शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो टू असिस्ट फिलीपींस, इसरो फिलीपींस को असिस्ट करेगा सैटेलाइट लॉन्च करने में, कैपेसिटी बिल्ड करने में। कोलैबोरेशन विद फिल्सा, इसरो जैसे इंडिया में इसरो है वहां पे फिल्सा है, ठीक है। एरियाज ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन में बायलैटरल ट्रेड $3.5 बिलियन है। आपको कम दिखेगा, बट कम तब दिखेगा जब आप कंपेयर कर रहे हो यूएस और चाइना बड़ी कंट्रीज के साथ, अदरवाइज कम नहीं। इंडिया एक्सपोर्ट्स फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइस, इंजीनियरिंग गुड्स, हम लोग ये सब वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। Indian FDI stand at $5 billion will PTA negotiation undergoing। PTA मतलब प्रीफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, प्रीफरेंशियल कि दोनों एक कंट्रीज एक दूसरे को प्रेफरेंस देंगे, टैरिफ्स वगैरह को काफी कम करेंगे, है ना। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इससे ऊपर होता है, बड़ा होता है, बट पीटीए इससे थोड़ा छोटा होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन, फिलीपींस वाज द फर्स्ट आसियान कंट्री टू अप्रूव कोवैक्सीन। कोवैक्सीन अप्रूव करने वाली फिलीपींस जो है फर्स्ट आसियान कंट्री थी। 9800 इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन द फिलीपींस मेनली इन मेडिसिन। 9800 इंडियन स्टूडेंट क्या करते हैं फिलीपींस में? मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं। डेवलपमेंट, इंडिया फंडेड क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। इंडिया ने फंड किया है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में और एग्रीकल्चर। MOU ऑन फिनटेक कोऑपरेशन टू एक्सपेंड डिजिटल पेमेंट्स एंड इंक्लूजन। MOU जो है फिनटेक कोऑपरेशन में
वो डिजिटल पेमेंट को और इंक्लूजन दोनों को क्या करेगा, आगे ले जाएगा। की हाईलाइट्स ऑफ द विजिट, की हाईलाइट्स क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपग्रेड, इंडिया एंड द फिलीपींस ऑफिशियली अपग्रेडेड देयर बायलैटरल टाइज टू द लेवल ऑफ ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया और फिलीपींस ने अपना टाइज को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड किया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बैक्ड बाय ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन क्या है? फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस। ये सब कीवर्ड्स होते हैं, आपको याद है, ठीक है, नहीं याद है तो कुछ कुछ कीवर्ड तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे। ट्रेड और इकोनॉमी के लिए हम पीटीए के ऊपर बात कर रहे हैं। पीटीए मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको पता चल जाए। देखिए टाइप्स ऑफ एफटीए, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब एलिमिनेट्स टैरिफ, टैरिफ को या तो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना या तो बहुत कम कर देना। टैरिफ मतलब दो कंट्रीज के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैक्स। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट मतलब टैरिफ्स को कम करना कुछ गुड्स के लिए, स्पेसिफिक गुड्स के लिए। रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट मतलब कुछ कंट्रीज के बीच में या कोई एक ग्रुप्स और एक कंट्री के बीच में। बायलैटरल ट्रेड मतलब दो कंट्री के बीच में। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट मतलब ट्रेड के अलावा और भी चीजों की बात करना है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेसा बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड के साथ इन्वेस्टमेंट और भी चीजों की बात करना। की हाइलाइट्स ऑफ द विजिट, कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म। डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड द फिलीपींस टू बिगिन बाय द एंड ऑफ 2024-5। तो अभी आप थाईलैंड जाते हो, उसके बाद आप फिलीपींस में जा सकते हो। आपके लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा फैसिलिटी भी मिलेगा फॉर फिलिपानो नेशनल फॉर 1 ईयर स्टार्टिंग अगस्त। तो ये हमने इंडिया ने अनाउंस किया है उनके लिए ई टूरिस्ट वीजा। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट में हमने साइन किया है मल्सा, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इन क्रिमिनल मैटर्स। यहाँ से इंडिया का कोई क्रिमिनल वहां भाग गया, वहां का कोई क्रिमिनल यहाँ आ गया, तो उसके लिए कोऑपरेशन के लिए हमने ये ट्रीटी साइन किया है। साइन ट्रीटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन, किसी पर्सन को यहाँ से वहां जेल हो गया, वहां से यहाँ, तो वो लोग भी वहां से यहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, की हाइलाइट्स ऑफ द विजिट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन, इंडिया टू सपोर्ट अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द फिलीपींस सॉवरेन डेटा क्लाउड। सॉवरेन डेटा क्लाउड वहां पे फिलीपींस बना रहा है। फिलीपींस इन्वाइटेड टू ज्वाइन इंडियाज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। इंडिया का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन के लिए। इंडियन ओशन रीजन के लिए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हमने हैदराबाद में बना रखा है, जहाँ पे ओशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आता रहेगा, उसको फिलीपींस ज्वाइन करेगा, हमने उसको इन्वाइट किया है। ठीक है, रीजनल एंड ग्लोबल आउटलुक, बोथ कंट्रीज रीअफर्म्ड सपोर्ट फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी मैंने आपको बताया ऊपर में ही, जैसे मैप बना के, है ना। दिस रीजन इज कॉल्ड साउथ चाइना सी, है ना। चाइना के नीचे वाला जो रीजन है ये क्या है? साउथ चाइना सी। ये जो साउथ चाइना सी है, इसमें चाइना जो बहुत सारे आइलैंड को एक्वायर करके रखता है, ना तो वियतनाम को, ना तो फिलीपींस को, ना तो ब्रुनई को, किसी को एक्सेस नहीं देता है। ठीक है, तो इंडिया के लिए भी जापान जाने का रास्ता ये है, ऊपर रशिया जाने का रास्ता ये है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट करने के लिए ज्वाइंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आगे आते हैं। ठीक, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन किसने बोला था? अनक्लॉस। अनक्लॉस मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। इंडिया हाईलाइटेड द साउथ चाइना सी एज ग्लोबल कॉमन्स, एडवोकेटिंग अ रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर। इंडिया ने हाईलाइट किया साउथ चाइना सी को एज अ ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन हाईलाइट किया है, एडवोकेटिंग अ रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर एडवोकेट करते हुए। अब अनक्लॉस 1982 क्या है उसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज ये कहता है कि किसी भी कंट्री से, किसी भी कंट्री का जो शोर है, किनारा है, किनारे से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक जो होगा उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। बीच में कोई और कंट्री नहीं आनी चाहिए, बशर्ते यहाँ से कुछ भी क्रूड ऑयल और कुछ भी निकलेगा ये कंट्री उसको ले सकती है। ठीक है, कंट्री के बॉर्डर से, शोर से, किनारे से 12 नॉटिकल माइल तक उसका टेरिटोरियल वाटर ही होगा, मतलब उस कंट्री का ही टेरिटरी का वाटर बोला जाएगा, है ना। 24 नॉटिकल माइल तक कंटिग्यूअस जोन बोला जाएगा। तो ये एरिया आपको पता होगा। ये फ्यूजन सेंटर हमने कब स्टैब्लिश किया है? 2018 में स्टैब्लिश किया है। वाइट शिपिंग अग्रीमेंट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। स्ट्रेंथिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, वाइट शिपिंग अग्रीमेंट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कमिटमेंट यहाँ पे बात करी गई है। पीपल टू पीपल इंगेजमेंट भी और ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है। देखो माई गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेटमेंट रिलीज किए हैं, ये सारे स्टेटमेंट मैंने आपके सामने दे दिए हैं।
We thank the government and the president of Philippines for strongly condemning the Pahalgam terror attack and standing with us. तो डायरेक्टली ये सब भी आप पॉइंट जो है एकदम सेम स्टेटमेंट नहीं आप बोल सकते हो, ठीक है, कि फिलीपींस जो है, फिलीपींस ने इंडिया का सपोर्ट दिखाया है पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम करने में। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना, मैरीटाइम का बैलेंस चाइना को देखते हुए, डिफेंस का एक्सपोर्ट, हम अपना डिफेंस फिलीपींस को खूब बेच सकते हैं, स्पेस एंड टेक में डिप्लोमेसी, और पीपल टू पीपल का कनेक्शन जो है और ज्यादा हम लोग इनहेंस कर सकते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपको पता है। ये रहे मैप्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर से वापस मैं आपके लिए रिवाइज कर दूं, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये मोदी जी ने अनाउंस किया था 2015 में इंडियन ओशन कंट्रीज के लिए। बट महासागर का यहाँ पे आप मीनिंग देख सकते हो, मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। 2025 में इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। ये ग्लोबल साउथ, पूरा ग्लोबल साउथ कंट्रीज को, इंडो पैसिफिक सबको लेके आ जाता है, ठीक है। ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। महासागर मैं आपको इसलिए याद दिलाते रहता हूँ कि इस साल मेंस में महासागर आ सकता है। की चैलेंज, डिस्पाइट इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड, फिलीपींस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैव स्टेड रिलेटिवली लो। तो बहुत सारे एमओयूज हैं हाइड्रोग्राफी में, स्पेस में, बट उसको फुल्ली इंप्लीमेंट करना बचा है। द फिलीपींस मस्ट केयरफुली बैलेंस चाइनीज मैरीटाइम प्रेशर, चाइनीज के प्रेशर को इंडिया के साथ अलाइनमेंट में, यूएस और एशियन के साथ अलाइनमेंट में फिलीपींस को बैलेंस करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी को हम बढ़ाने का काम ऑलरेडी कर ही रहे, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? जो पीटीए हो रहा है, पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, उसको जल्दी से जल्दी साइन किया जाए, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन और ज्यादा हम लॉन्च कर सकते हैं। ट्रैक 1.5 का मतलब ट्रैक 1 जहां पे आ जाए। ट्रैक 1 मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैक 2 मतलब इनफॉर्मल डायलॉग हो रहा है रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह से, इनफॉर्मल। और ट्रैक 1.5 मतलब, ठीक है, यहाँ पे बिजनेसेस भी हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, दोनों का एक साथ डायलॉग हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रैक 1.5 डायलॉग। 1.5 डायलॉग में ऑफिसर्स के अलावा, है ना, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स जो हुए, एम्बेसडर्स के अलावा आपके अनऑफिशियल पार्टनर्स जैसे बिजनेसेस, एनजीओज, थिंक टैंक्स, एकेडमिक प्रोफेसर, ये सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। एकेडमिक एंड मेडिकल टूरिज्म को भी हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन? इंडिया फिलीपींस रिलेशन आर इवॉल्विंग विथ from symbolic diplomacy to substantive strategic engagement. As maritime democracies, their synergy in defense, space and digital cooperation holds long-term regional significance. ठीक है, with stronger institutional follow-through, this partnership can become a pillar for India's Indo-Pacific outreach. अब जो हमने पहले क्वेश्चंस दिए थे, राइज ऑफ इंडिया फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5, हमारा इंडिया के इकोनॉमी के बारे में, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन लिख दो। इंडिया फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5, इसके बारे में आप पॉइंट लिख दो। सेकंड पॉइंट, ठीक है, इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट डाल दिए। और परसिस्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंज क्या है, वो चैलेंजेस भी आपने डाल दिए। और फिर आपने लास्ट में वे फॉरवर्ड डाल दिया, ठीक है। वे फॉरवर्ड के बाद 1-2 लाइन का कंक्लूजन, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब ये टॉपिक हमने लास्ट दिन ही किया है, तो मैं इसको डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। सेकेंड टॉपिक इज इंडिया करेंटली सिट्स एट द कस्प ऑफ अपर मिडिल इनकम थ्रेशोल्ड। अपर मिडिल इनकम कंट्री होने वाला, अभी हुआ नहीं है इंडिया, ठीक है, वहां तक पहुंचा, अभी तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। तो हम कैसे वहां तक जा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं? तो चैलेंजेस, ठीक है, फिजिकल चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, ठीक है, लेबर मार्केट चैलेंजेस, और ये सबको हम सरपास करेंगे तो ही यहाँ पे जा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। यहाँ पे कंक्लूजन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हम और ज़्यादा सॉल्यूशंस जो है वो और ज़्यादा सॉल्यूशंस को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछा गया है, तो आप चैलेंजेस वगैरह को जरूर हाईलाइट करिए, है ना। और कंक्लूजन में यहाँ पे आप, है ना, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, स्किलिंग, लेबर रेगुलेशन, सारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात आप कर सकते हैं। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, आज के जो 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में और साथ में इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के बारे में, दोनों के बारे में आप अगले दिन इसका मॉडल आंसर मिलेगा, आप तब तक इसके आंसर्स का प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड जय।